ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, एक्सेल ऐसे सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड था हमारा, वर्ड हमने यूज किया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था, वैसे ही सेम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए माउस से और आप सिंपली एक्सेल टाइप करिए, तो आपको यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। जैसे आप माउस पॉइंट करते हैं, बिल्कुल जैसे वर्ड स्टार्ट करते थे वैसे ही स्टार्ट करना है, वहाँ वर्ड लिखते थे, एक्सेल लिख दीजिए। ठीक है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, अगर इंस्टॉलेशन नहीं है आपके सिस्टम में तो फिर ओपन तो नहीं होगा। हाँ, होना चाहिए उसमें। ठीक है, दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे स्टार्ट करिए, आपके सिस्टम पे डेस्कटॉप पे भी एक्सेल के आइकॉन बने हों। ठीक है ना, तो ये आपका एक्सेल का लोगो है, आप इसको, ये इमेज को देखिए, अगर ये इमेज कहीं डेस्कटॉप पे है तो क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्सेल स्टार्ट करना आई थिंक अब हो जाएगा। हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे और एक्सेल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम लोग वर्ड स्टार्ट करते थे तो वहां पे हमारा सबसे टॉप पे लिख के आता था डॉक्यूमेंट वन, और यहाँ पे टॉप पे लिख के क्या आ रहा है, बुक वन। ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे नाम होता था डॉक्यूमेंट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नाम क्या होता है, बुक। समझ में आया? पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट नाम क्या आता था, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पावर पॉइंट में हमारा बाय डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन आता था, यहाँ पे वर्ड में डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बुक वन। ठीक है, अब जब हमारा वर्ड खुलता था तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर कई पेजेज होते थे। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता था, पेज भी तो होता था, और जब पावर पॉइंट ओपन होता था तो उसके अंदर क्या होता था, स्लाइड, यानी कि प्रेजेंटेशन जो था वो स्लाइड का कलेक्शन था, डॉक्यूमेंट जो था वो पेज का था, तो बुक जो होता है वो सीट का कलेक्शन होता है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? बुक के अंदर क्या ओपन हो रहा है, सीट। ठीक है, और ये नीचे सीट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सीट वन, सीट टू एंड सीट थ्री। ठीक है, आप है ना एक एक पे आते हैं पॉइंट पे, ये सभी आपकी क्वेरीज के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक बुक ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या ओपन है, सीट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 3 सीट दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो जिस कंप्यूटर पे जाए उस पर कोई ही सीट दिखाए, एक भी दिखा सकता है। समझ में आया? मैक्सिमम आप 255 सीट बुक में ओपन कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 255। समझ में आया? ठीक है, और जनरली बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर पे 3 ही लगा होता है। ठीक है ना, जब हम यहाँ पे किसी, ये देखिए यहाँ पे नीचे एक टैब बना हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो नई सीट ऐड होती जाएगी, इस पे क्लिक करते जाएंगे सीट ऐड होते जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी सीट को आपको डिलीट करना है तो आप इसी पे राइट क्लिक कर देंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। समझ में आया? सीट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, हाँ कहाँ पे करेंगे, सीट पे हाईलाइट करेंगे। देखिए ये सीट हमारे हाईलाइट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, हाईलाइट नहीं दिख रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी ये थोड़ा हाईलाइट हो गया। जब हाईलाइट हो जाए तो राइट क्लिक करके डिलीट,
या इसका नाम बदलना है तो रीनेम, नाम बदलना है तो रीनेम। जैसे हमने नाम बदल के इसका नाम क्या रख दिया, डाटा। तो अब इसको अगर हम बड़ा करें तो इस सीट का देखिए नाम बदल गया। दोनों चीज मैंने यहाँ पे बता दिया है, सीट को डिलीट भी करना और सीट को रीनेम करना, और एक और भी कर लिया है कि सीट को ऐड भी कैसे करेंगे। और ये बहुत सिंपल स्टेप है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि सीट का नाम हमने लिख दिया है तो नाम उतना ज्यादा जल्दी क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम चाहें तो यहाँ पे नाम लिखने के साथ साथ सीट का जो ये दिख रहा है इस टैब को कलर कर दें तो थोड़ा सा जल्दी व्यू हो जाएगा। जैसे डाटा है तो यहाँ पे देखिए इसी पे एक ऑप्शन दिया है टैब कलर ना, टैब कलर। टैब कलर पे आप क्लिक करिए तो इधर सीट के कलर्स दिखा रहे हैं, तो आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर हो जाएगा। अब देखिए डेटा पे हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पे डेटा समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस आप स्टेप्स देखते जाइए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोई ऑप्शन चाहिए होता है तो माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऑप्शन चाहिए तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, जब भी कोई ऑप्शन चाहिए तो राइट बटन। तो अगर आप इस सीट पे क्लिक किए हैं और ऑप्शन आपको चाहिए तो राइट बटन क्लिक करेंगे तभी आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। तो सीट आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। और ये जो इंसर्ट और डिलीट होता है ये जो 255 है उसी में से होता है। ऐसा नहीं कि एक इंसर्ट कर दिया तो 256 हो गया, या एक कम कर दिया तो 254 हो गया। समझ में आ रहा है ना, उसी में आगे पीछे होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम आते हैं एक सीट पे हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब हमने ओपन किया तो बुक वन ओपन हो गया और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सीट, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग वर्ड में काम करते थे तो जो स्क्रीन आ रही थी वहां पे बिल्कुल प्लेन स्क्रीन स्क्रीन आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रीन आ रही है वो किस तरीके की आ रही है, बॉक्सेज में आ रही है। तो जो ये बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं इनको बॉक्स में बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। बॉक्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और ये जो सेल होते हैं ये कैसे बने होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम का जो एरिया होता है उसी से बने होते हैं। तो देखिए एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है, एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, फिर एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ। द एरिया सराउंडेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेल में डेटा होने के कारण, सेल होने के कारण हर एक सेल का अपना एक नाम होता है। हर एक सेल का क्या होता है, अपना एक नाम होता है, और उसके नाम से ही आप डेटा को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जिस सेल में आप है उस सेल का नाम क्या है। अगर उस सेल का डेटा हमें कहीं यूज करना है तो हमें उस सेल का नाम चाहिए, ठीक है। तो अभी सपोज करिए हमने अगर कोई डेटा यहाँ पे लिखा है, सपोज 20 लिखा है, और ये डेटा हमें यहाँ पे चाहिए तो हमें इस सेल का नाम चाहिए। और सेल का नाम कैसे लिया जाता है, कॉलम नेम देन रो नंबर। देखिए जहां पे हम क्लिक किए हैं उस सीट का कॉलम, ठीक है, वो हाईलाइटेड है, और उसी सीट का क्या हाईलाइटेड है, रो। एक बार क्लियर कर दो, जो ABCD लिखा हुआ है इसको कॉलम बोलते हैं, और जो 1 2 3 4 लिखा है ये रो। वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो, है। रो को रिप्रेजेंट नंबर में किया गया है और कॉलम को रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स में, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए, ये डेटा हमने लिखा, तो इस सेल का नाम क्या है? कॉलम बिन रो 2। इस सेल का नाम क्या हो गया? B2। समझ में आया? और ये सही है कि गलत है? आप ऊपर यहाँ पे देखिए B2 लिखा हुआ है, लिखा है ना? इस एरिया को, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। जो बताता है कि आप किस सेल पे हैं। जहां पे भी आप क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस वहां पे दिखा देगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक और इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए। व्हेन व्हेन परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन इन एक्सेल, व्हेन परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन इन एक्सेल बाय यूजिंग, when performing any calculation in Excel by using फॉर्मूला और आर लिखिएगा, और फंक्शन मस्ट यूज इक्वल साइन, मस्ट यूज इक्वल साइन बिफोर परफॉर्मिंग प्रोसेस और कैलकुलेशन। मस्ट यूज इक्वल साइन, इक्वल साइन आपको जरूर यूज करना है। बिना इक्वल साइन यूज किए किसी फंक्शन या फार्मूला के पहले आपका कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगा। समझ में आया? कौन समझ में आ गया? जैसे इस सेल का एड्रेस अगर हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू B2। तो क्या हो गया? ये सेल की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इस सेल पे अगर आपको डेटा चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? हमने क्या किया? उस सेल का एड्रेस यूज किया। आप ऐसे समझिए, एक घर का एड्रेस है, अगर हम एड्रेस यूज करके जाएंगे तो उस एड्रेस पे जो पर्सन होगा वो मिलेगा। सही है। जो हमारा ये सेल है I4, इसके अंदर जो वैल्यू हमने यूज किया है किसका किया है? B2 का। तो B2 के अंदर जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू ना हो, ये एड्रेस ना यूज हो, तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए या तो कॉपी करिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते समय भी हट गया है, कॉपी, और यहाँ पे हम गए पेस्ट करने। अब पेस्ट करते समय भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप 1 2 3 इस पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को ही करेगा, अदरवाइज एड्रेस भी लेके चलता है। अब ये वैल्यू को किया है, अब अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो वहां चेंज नहीं होगा। समझ में आया? डेटा अगर वहां चेंज करेंगे तो वहां पे चेंजेस नहीं होगा। इसको कॉपी करिए, इसको ये है ना पेस्ट वैल्यू कर दीजिए, तो चेंज नहीं होगा। इक्वलिटी वाले को कुछ नहीं करना है, सेल में इक्वल करके उसका सेल एड्रेस लिख देना है जिसका चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई फार्मूला लगा देते हैं किसी कॉलम पे, और जब आप उस फार्मूले को कॉपी करते हैं तो ये फार्मूला वहां पे पेस्ट हो जाता है, और जब फार्मूला पेस्ट हो जाता है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं होगी, तो वहां से जीरो जीरो लिख के आ जाता है। आपको चाहिए होगा क्या? वैल्यू। और आपने कर क्या दिया? फार्मूले पे पेस्ट कर दिया, तो फार्मूला पे तभी दिखाएगा ना वैल्यू जब उसको कोई आप पैरामीटर पास करोगे। जब पैरामीटर पास किया नहीं तो क्या मिलेगा? जीरो। इसीलिए ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ वैल्यू चाह रहे हैं या पूरा कंप्लीट कॉपी करना चाह रहे
ठीक है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि ये क्या होगा कि हम इस सेल का एड्रेस कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पे देखिए 200 लिखा और यहाँ पे इस सेल को और इस सेल को, इन दोनों सेल को ऐड कर दिया, और अब इस सेल को देखिए कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ 0 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो ऐड कर देगा, क्योंकि उस सेल का क्या आ गया है, रेफरेंस आ गया है। तो ऐसे केसेस में हमें जरूरत पड़ती है कि इसको कॉपी करें और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट वैल्यू करें। ठीक है, समझ में आया? कॉपी एक्सेल में थोड़ा दो तरीके से होता है, अगर किसी कैलकुलेशन रिजल्ट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो 0 ही दिखाएगा, पेस्ट वैल्यू करेंगे तभी वो जो रिजल्ट आया है वो आएगा। अब क्लियर हो गया? अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि एक्सेल के अंदर अगर आपने कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे सपोज यहाँ पे हमने ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे नाइलेट लिखा हुआ है और नाइलेट में आई डबल लिख दिया है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। आई को हमने क्या लिख दिया है, डबल लिख दिया है, एल के बाद डबल आई लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो एक्सेल के अंदर अगर यहाँ पे ये सेलेक्ट है और इसमें जाके आप लिखना शुरू करेंगे तो जो डेटा है वो गायब हो जाएगा। ना ये देखिए, मैं इस सेल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हमने वर्ड लिखा और हमें ये पहला वर्ड इसमें स्मॉल करना है या जो भी करना है, हमें चेंजेस करना है, तो देखिए जैसे लिखने गए खत्म हो गया ना। एक्सेल में कभी भी जब भी आप लिखने जाइए तो यहाँ पे माउस से पहले क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद आप एरो की से कर्सर को जहाँ पे रखना चाहते हैं रख के एडिटिंग करिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सेल में अगर कुछ डेटा लिखा हुआ है और आप उसको जाके चेंज करने जा रहे हैं, डायरेक्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये डेटा गायब हो जाएगा। समझ में आया? आपको जब भी अटेम्प्ट करना है पहले माउस वहां क्लिक कर देना है ताकि कर्सर आ जाए। ठीक है, समझ में आया? और कर्सर जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक और ऑप्शन है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जब लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो भी डेटा है वो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, लिख रहा है ना? इसको हम जनरली बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। जो भी हम एक्सेल सेल के अंदर डेटा टाइप करते हैं या कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो फार्मूला हमें फार्मूला बार में दिखता है, दिखता है ना? ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन बता दिया, या तो सेल के अंदर ही क्लिक कर करिए या तो आप यहाँ पे क्लिक किया करिए, तो यहाँ जो चेंज करेंगे वो उसमें हो जाएगा। समझ में आया? एडिटिंग में किसी को प्रॉब्लम, कुछ डेटा लिखा है चेंज करना है, क्लियर है? ये है, यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके लिख लीजिए या आप यहाँ पे भी क्लिक करके लिख लीजिए, दोनों जगह ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एक चीज है, मान लीजिए माउस नहीं चला, आपको कर्सर चाहिए तो F2 बटन दबा देंगे तो कर्सर आ जाएगा। F2 बटन, कीबोर्ड पे आपका बटन बना हुआ है F2। ठीक है, ये भी क्लियर है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। F2 बटन हम प्रेस करेंगे तो हमें डेटा एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो एक्सेल के अंदर हमारे ये रो बने हुए हैं। ठीक है, रो से लेके
ये टोटल नंबर ऑफ एक सीट पे जो रूम होते हैं, ये टोटल होते हैं 48,576। कितने होते हैं? 10,48,576। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें है ऑलरेडी, अभी दिखा देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक सीट पे 10,48,576 लोगों का रिकॉर्ड आप लिख सकते हैं ना। बहुत बड़ा हो गया। मान लीजिए पहला रो है, उसको आपने हेडिंग बना दिया तो एक कम हो जाएगा, 75 तक लिख सकते हैं। जैसे एक का नेम, एड्रेस, सिटी लिख दिया तो बाकी उसके बाद से लिखना शुरू करेंगे। समझ में आया? मतलब एक सीट की जो कैपेसिटी है उस पर कितना लिख सकते हैं? 10,50,000। अब ऐसे ही हमारे पास कितनी सीटें हैं? यहाँ पे 6 सीट है। नहीं, कॉलम में आप मैक्सिमम जो लिख सकते हैं, कॉलम भी बहुत होता है, हमारी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। इतने कॉलम होते हैं और ऊपर वाले रो होते हैं, रो एंड कॉलम। हमने कितने हैं? 16,384। तो ऐसा डेट फील्ड तो हम बनाएंगे नहीं कि 16,384 तक फील्ड मिले, 10,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो सिस्टम में तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा दिया होता है, हमारे वर्क से ज्यादा ही दिया होता है। ठीक है, अब जैसे आपको वेरीफाई करना है कि इतना है कि नहीं, आप क्या करेंगे, पहले सेल पे यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे ये हम, ये जो सेल होता है ना, ये जो फर्स्ट है आपका A1, इसको हम लोग बोलते हैं होम सेल। क्या बोलते हैं? होम सेल, फर्स्ट सेल होता है, और ये सेल हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक्टिव है। ठीक है, तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो पहला लिखने का काम उसी सेल में जाता है। ठीक है, तो आप इस सेल पे यहाँ पे रखिए, सेल सेलेक्ट। अच्छा, सेल को सेलेक्ट करना हम बोल रहे हैं बार बार, तो सेल का सेलेक्ट करने का क्या मतलब है? जिस सेल पे क्लिक किया वो सेल सेलेक्ट है, मतलब जो सिलेक्ट होगा वहीं पे लिख पाएंगे। जैसे इस समय ये सिलेक्ट है तो हम लिखेंगे तो यहीं लिखाएगा। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस समय लिखेंगे तो यहाँ लिखाएगा। समझ में आया? और जो सिलेक्ट होगा वो औरों से क्या होगा, थोड़ा हाईलाइटेड होगा, है ना, हाईलाइटेड। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि इतने रो होते हैं कि नहीं, तो आप यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ लिख लीजिए, कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की प्रेस करिएगा। कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की, कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की, चार बने होते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, चार एरो की बने होते हैं कीबोर्ड पे। कंट्रोल के साथ हमने डाउन एरो की प्रेस किया तो सबसे लास्ट रो पे हम चले गए। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 10,48,576 है ना। समझ में आया? और फिर अब 10 लाख पे हम पहुंच गए, फिर से वापस जाना है, तो एरो की से ऐसे करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ अप एरो की। समझ में आ गया? कंट्रोल के साथ डाउन करेंगे तो सबसे लास्ट पे, कंट्रोल के साथ अप करेंगे तो सबसे टॉप पे। तो नीचे ही जाएंगे, नहीं नहीं नीचे जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, रो तो क्लियर हो गया ना। कंट्रोल एन तो लास्ट में ले जाता है जहां पे आप हैं, जैसे इस सेल में कंट्रोल एंड किया, देखिए
डेटा लिखेंगे तब कुछ आएगा। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट कि रो को हमने वेरीफाई कर लिया, कॉलम को वेरीफाई नहीं किया। ठीक है। तो कॉलम कैसे वेरीफाई होगा? कंट्रोल के साथ राइट एरो की, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे? राइट एरो की। तो देखिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की किया तो लास्ट पे चले गए। कहां पे गए? एक्स एफ डी। गए ना एक्स एफ डी पे। लास्ट जो कॉलम है उसका नाम क्या है? अब एक्स एफ डी से तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या है। क्यों? एक्स एफ डी से कैसे बताएंगे? हम तो नंबर बता रहे हैं कि इतना है और ये एक्स एफ डी बता रहा है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो नाम लिखा गया है ए से जेड तक, फिर ए बी ए सी, ठीक है, फिर ये जब जाएगा जेड तक तो फिर बी ए, इस तरीके से लिखा गया है ना। तो ऐसे भी अगर हम ढूंढे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक ऑप्शन है आप लोगों को बता रहे हैं, अगर देखना हो कभी तक फाइल मेनू पे क्लिक करिएगा। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहां पे हम क्लिक करेंगे फार्मूला। एरो बनाते जाइए, फाइल देन एरो ऑप्शन देन फार्मूला। और फार्मूला में यहाँ पे लिखा है R1C1 डिफरेंस स्टाइल। फाइल ऑप्शन फार्मूला, फाइल ऑप्शन फार्मूला, और फार्मूला के अंदर R1C1 डिफरेंस स्टाइल, R1C1 डिफरेंस स्टाइल। ठीक है। और इसको बस चेक कर दीजिएगा, इसी को करिएगा, बाकी कुछ मत करिएगा। ठीक है, इसको चेक कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया तो ये देखिए यहाँ पे हमें क्या हो गया, नंबर में आ गया। और जैसे नंबर में आ गया आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करिए तो लास्ट वाले पहुंच गए। हो गया ना? टोटल कितना बता दिया? क्लियर है? तो रो और कॉलम को हमने देख लिया, ये एक सीट की कैपेसिटी है। इस तरह से आप जब एक वर्कबुक खोलते हैं तो बाई डिफॉल्ट वहाँ 3 सीट ओपन होते हैं ना। और 3 सीट के अलावा आप इसमें टोटल कितना है, 255 सीट इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे लिए कितना बड़ा डेटा को मैनेज किया जा सकता है। फिर भी हम लोग इतने से काम नहीं चल पाता है, हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो स्पेशली हमारे RDBMS या DBMS कैटेगरीज में आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, हडूप आजकल एक यूज हो रहा है, बहुत बड़ा डेटाबेस। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे एक्सेल के अंदर आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं केवल टेक्स्ट डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, किसी का फोटो स्टोर करना हो तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? किसी का सिंबल स्टोर करना है तो नहीं कर पाएंगे। हम सभी लोग व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत तेजी से चला रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक के जो डेटा स्टोर होते हैं वो डेटाबेस के अंदर होते हैं। आपके डेटा एक पेज के सामने दिखता है, बट वो डेटा जो स्टोर होता है वो ऐसे ही कॉलम में स्टोर होता है। इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। और वो डेटा हमारा जो स्टोर हो रहा है उसमें क्या है, क्या आ रहा है? आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने रिव्यू दिया, उसका बोला एक्सीलेंट, डिलीशियस फूड, किसी ने ऐसे थम करके कर दिया, वो भी तो एक डेटा है, वो भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टोटल जब आप रिव्यू को
कंपेयर करेंगे तो आप उसको नहीं लेंगे, उसको भी तो आप कंसीडर करेंगे ना। अब इस डेटा पे रेट कैसे करेंगे, एक्सेल में कैसे स्टोर करेंगे? ठीक है, तो डेटा बेस हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर, अपडेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती जा रही है। एक्सेल के अंदर केवल हम टेक्स्ट डेटा ही डाल पाएंगे ना। ठीक है, आगे हम लोग एक्सेस करेंगे कल के लेक्चर में, तो थोड़ा उसको डिस्कस और किया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये नंबर में आ गए। अब हमारे पास कंफ्यूजन इसमें ये हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं कि आप इस रो को सेलेक्ट करिए, इस सेल को सेलेक्ट करिए। अब इसका नाम क्या हो गया, रो 2 कॉलम 2। ये तो लिखा है यहाँ पे R2C2। आर मतलब कॉलम, सॉरी रो, और सी मतलब कॉलम। ठीक है ना, ऐसे तो नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा। पहले वाला आसान था या ये है, पहले वाला था ना, तो इसीलिए हम लोग ये जनरली यही करते हैं, इसीलिए यहाँ पे नंबर में नहीं आता है। अगर नंबर में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है। ठीक है ना, तो फिर वापस जैसे था वैसे ही हम कर दे रहे हैं। फाइल में अगेन गए, ऑप्शन, और फिर यहाँ पे फार्मूला, और और इसको हमने यहाँ से अनचेक कर दिया। चेक और अनचेक, चेक करेंगे तो ऑप्शन अप्लाई, अनचेक करेंगे तो ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर है सबको? और अब इसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ओके। अब देखिए एबीसीडी आ गया, समझ में आया? अब थोड़ा सा एक्सेल सीट की फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं ना, इसके लिए थोड़ी सी हमें फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है। वैसे एक दूसरी सीट ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक सेल, ध्यान से देखिएगा, हर एक सेल की जो विड्थ है या हाइट, ठीक है ना, तो देखिए बिल्कुल एक साइज की है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, यही तो है ना। ठीक है, जब हमें लिखते हैं तो हमें क्या करते हैं कि किसी कॉलम को हमें बढ़ाना होता है और किसी रो को भी बढ़ाना होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने इसको बढ़ा दिया, फिर ये इतना कर दिया, ये कम कर दिया, ये ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म विड्थ नहीं है। ठीक है, जब हम ये बढ़ाते हैं तो इसको विड्थ बोलते हैं कॉलम का। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सबका बढ़े, तो आप कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। कॉलम सेलेक्ट कैसे होंगे, आप एक, जब ये देखिए एरो बन के आ रहा है, इस पर क्लिक करके और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आगे ड्रैग करते चले जाइए जहां तक चाहिए। उसके बाद आप राइट क्लिक करके, ठीक है, ये देखिए कॉलम विड्थ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, इसमें भी देखिए क्या लिखा है, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एक काउंट दे दीजिए, तो ये उसी के अकॉर्डिंग सबको एक इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये इक्वल सबको रखना है, तब बाकी तो डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। किसी का डेटा बड़ा होगा तो वो कॉलम ज्यादा बड़ा विड्थ में होगा। समझ में आया? तो अगर हम ऐसे बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, कॉलम का विड्थ, और जब हम ऐसे बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, हाइट। किसका हाइट, रो का। ठीक है ना, तो कहीं लिखना चाहे तो लिख लीजिए कॉलम डैश विड्थ रो डैश हाइट। इससे ये रहेगा कि विड्थ बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा और हाइट बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा। कॉलम का हमेशा विड्थ बढ़ता है और रो का हमेशा हाइट। कॉलम डैश विड्थ रो डैश हाइट, जिससे क्लियर हो कि हाइट अगर कह रहे हैं तो क्या चीज बढ़ाना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये भी देखिए, ये अगर अगले को बढ़ाएं तो ऐसे होगा। तो इससे अच्छा है कि इसको भी सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और रो हाइट पे देखिए, दोनों ऑप्शन वही है, फॉर्मेट में ही दोनों ऑप्शन है, कॉलम का भी है और रो का भी है। ठीक है ना, तो कॉलम का बढ़ाना होगा तो कॉलम को सेलेक्ट करके जाएंगे, रो का बढ़ाना होगा तो रो का।
हाँ ठीक है, तो वो हाइट पे गए और यहाँ पे हमने लिख दिया 20। अब 20 लिख दिया तो ये थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसकी हाइट देखिए ज्यादा है। समझ में आया? ठीक है। अब एक और इसमें आपको बता दे रहे हैं, वैसे हमें, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 3 सीट ना आए, 10 सीट आए या 5 सीट आए, तो नंबर ऑफ सीट्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि आप बढ़ाते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सेल ओपन करे तो 10 ना 5 या 10 है, तो आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन में जाना है, क्लिक करते जाइए, फाइल डैश ऑप्शन, फाइल हो गया, डैश ऑप्शन हो गया, डैश जनरल, यहाँ पे देखिए जनरल, सबसे टॉप वाला ऑप्शन लेना है, फाइल ऑप्शन देन जनरल। और जनरल में यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, इंक्लूड दिस मेनी सीट, लिखा है ना? तो यहाँ पे अभी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे संख्या हम 5 कर देंगे तो 5 आएंगे, बट यहाँ नहीं आया। अब जब आप नया खोलेंगे तो इसमें दिखना शुरू होगा। देखिए नया ओपन किया तो यहाँ पे 5 आ गया, परमानेंट हो गया। जब भी एक्सेल ओपन करेंगे तो 5 सीट आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो जब भी आप सीट अगर ओपन करेंगे तो 5 सीट्स आपके आएंगे। अगर यहाँ पे 255 लिख देंगे तो 255 आएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम यहाँ पे ना करें, क्योंकि ये स्पेस लेगा। जब फाइल ओपन होती है तो कहाँ पे जाता है, रैम में ही जाता है, तो स्पेस एक्स्ट्रा लेगा, तो ज्यादा ओपन ना करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम आते हैं इसमें कुछ काम पे। अब जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हमने लिखा, और यहाँ पे देखिए ये कॉलम का वेट इतना ही है। कॉलम का वेट क्या है, थोड़ा कम है, जो एम और ई लेटर है ये लगभग दूसरे कॉलम में जा रहा है, जा रहा है, तो हमें इसी कॉलम के अंदर चाहिए। ठीक है ना? तो दो तरीका है इस कॉलम के अंदर रखने का, या तो इस टेक्स्ट को आप छोटा करो, पहली चीज। दूसरा, आप उसको रैप टेक्स्ट यूज करो। रैप टेक्स्ट से क्या होगा कि जहां से टेक्स्ट जा रहा है बोले उसके जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? दो ऑप्शन है, या तो आप उसको छोटा करो या तो आप रैप टेक्स्ट करो। तो छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेल, ठीक है, फॉर्मेट सेल में गए, देखिए अब आप लोग नोट करिए, सेल पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल जब क्लिक होगा तो विंडो आएगा, फिर उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट। पहले किस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फिर फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, जब फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया तो ये विंडो आया, फिर इसके बाद उसमें कहाँ पे क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट। ठीक है, और अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट। कुछ भी नहीं किया, अलाइनमेंट पे क्लिक किया, ऑप्शन ओपन हुआ, श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे, तो अब आप चाहे जितना भी बड़ा टेक्स्ट यहाँ पे लिखिए वो दूसरे में नहीं जाएगा, भले आपको विजुअल ना हो लेकिन वो दूसरे में नहीं जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए लिख दिया, लिखने के बाद जैसे हम आए फिर ये इसी सेल में रहेगा, अगले सेल में वो नहीं जाएगा।
और डेटा आपको कैसे दिखेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ आ जाएगा जो भी उसमें लिखा रहेगा। समझ में आया? अब दोबारा श्रिंक टू फिट हटाना है आपको, तो आप इसी पे फिर राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और अलाइनमेंट अभी ओपन है, तो श्रिंक टू फिट को अनचेक करके ओके कर दीजिए। हट गया? एक बार देखिए, चेक मार्क्स होते ही हैं कि आपको जब चाहिए तो चेक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो अनचेक कर दीजिए। ठीक है? और रेडियो बटन जो होता है वो एक बार में एक ही सिलेक्ट करता है। जैसे चेक बॉक्स जो होते हैं, जैसे कैटलॉग होते हैं ना, तो कैटलॉग में कई चेक्स बने होते हैं और उस तरह के ऑप्शन होते हैं जो यस नो वाले, वहां पे रेडियो बटन होते हैं। एक बार में एक ही बटन सेलेक्ट हो। ठीक है? तो अगर चेक बॉक्स बना है तो मतलब वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन। क्लियर? और मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि इसके जस्ट नीचे आ जाए, क्या ऑप्शन यूज करेंगे? रैप टेक्स्ट। और रैप टेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा? आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं जहाँ पे गए थे, फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट, इसी में देखिए ऊपर क्या लिखा है, रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये इसके देखिए नीचे हो गया लेकिन दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया? रैप टेक्स्ट समझ में आ गया? क्लियर है ना? आप कोई भी डेटा, जैसे अभी सेल में लिखा, हमने लिखा स्टूडेंट मार्क्स लिखा। ठीक है? अब देखिए यहाँ से इतने लेटर हमारे इधर जा रहे हैं, तो इस पे हमें रैप टेक्स्ट अप्लाई करना है। तो रैप टेक्स्ट आपने यहाँ पे अप्लाई किया ही है, इस पे सेल पॉइंटर रखिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ पे कुछ लिखते हैं, सपोज स्टूडेंट रोल नंबर, तो देखिए रोल नंबर इधर चला गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पे तो हमने अप्लाई किया ही है, तो आप यहाँ से चाहे इसको किसी को भी जिस पे अप्लाई किया है उसको सेलेक्ट करके इस ब्रश पे क्लिक करिए और इस पे लाके छोड़ दीजिए। तो वो जो फॉर्मेटिंग वहां पे था वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया। ठीक है ना? ये बेसिक फॉर्मेटिंग है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेटिंग है एक्सेल के अंदर, कि आप एक सीट पे काम कर रहे हैं, आपको दूसरी सीट की जरूरत पड़ गई, आपने सीट ऐड कर दिया, आपको इस सीट में कुछ मिस्टेक लग रहा है, आप उस सीट को हटाना चाहते हैं, आप डिलीट कर दिया उस सीट को। समझ रहे हैं? ये भी हो सकता है ना कि हम सीट को डिलीट क्यों कर रहे हैं, हम दूसरी सीट पे कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस सीट को कहीं भेजेंगे तो वो वाला तो जाएगा ही ना, तो हटाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम डिलीट क्यों कर रहे हैं, डिलीट हमें करना पड़ेगा, जब गलत होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी सीट पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। एक कॉलम है विड्थ है, कॉलम के विड्थ को हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं तो डेटा हमारा सही से व्यू नहीं होगा ना। क्लियर? अब हम आते हैं अपने मेन एक्सेल पेज वर्क पे, जो एक्सेल अपना काम करता है। एक्सेल को हम सब लोगों को पता है कि एक्सेल को जनरली हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन पर्पज से और रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है? तो रिपोर्ट बनाने और कैलकुलेशन के पर्पज से यूज अगर ये हो रहा है तो काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर हो गया। सबसे बड़ा यूजफुल तो ये होगा कि हमें कैलकुलेशन ये करके दे रहा है। दूसरा, हम जैसे चाहे वैसे रिपोर्ट, जैसे 200 लोगों का नाम है स्टोर, हम उसमें से चाहते हैं कोई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा को सिलेक्ट करना, कि सिर्फ ए नाम वाले सिलेक्ट हों, बी नाम वाले सिलेक्ट हों। समझ में आया? तो इस तरह से हम डेटा को फिल्टरिंग कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आगे हम इस पे, जब भी आप कोई भी काम एक्सेल में करिए एक डेटाबेस बनाइए और उस डेटा पे अप्लाई करिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं, और एक्सेल के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों ने भी ये वर्ड यूज किया होगा, एक फार्मूला और दूसरा फंक्शन।
यूज किया है ना, सबने यूज किया होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? फार्मूला जो होता है वो हम अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। A1 सेल के डेटा को A2 से ऐड कर दो, B2 वाले डेटा से डिवाइड कर दो, C2 वाले से माइनस कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या बन गया? फार्मूला। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सिस्टम में ऑलरेडी बना होता है, उसके अंदर हम पैरामीटर यूज करते हैं और रिजल्ट दे देता है। क्या दे देता है? जैसे आपको बोले दो सेल को ऐड करो फार्मूले के, तो आप क्या करेंगे? A1 प्लस B1 कर दिया, ये फार्मूला हो गया। और किसी में सम B1 कॉमा B1 कर दिया, तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? फार्मूला फंक्शन में डिफरेंस क्लियर हुआ? आपके हर एक काम के लिए फंक्शन नहीं है भाई। किसी का 5 कॉलम में डेटा है, दूसरे कॉलम के डेटा को तीसरे वाले से माइनस करना है, फिर चौथे वाले से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। इस तरह का फंक्शन कहाँ आपको मिलेगा? तो आपको अपनी लॉजिक लिखनी होगी ना कि जैसे आपको चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फार्मूला। और फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइंड है। आप उसके अंदर पैरामीटर देंगे, उस पैरामीटर के बेस पे वो रिजल्ट दे देगा। आई थिंक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है? ठीक है। फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। देखिए जैसे सम लिखा है, सम के अंदर हमने उस सेल का एड्रेस पास कर दिया। और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ा? पूरा एक रेट उसको बताना पड़ा कि A1 सेल के डेटा को उठाओ, फिर प्लस साइन लगाया, फिर B1 को ऐड करो। हाँ। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पे, और ये यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि A1 कॉमा A1। ठीक है, आप कैसे लिखते हैं? हाँ, ये सम में यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ है कभी। ऐसे आप ऐसे कहना चाह रहे हैं? अरे सर, इतना क्लियर यहाँ कट आपको बता रहे हैं कि A1 प्लस B1 लिखा है, ये फार्मूला है। ये सम नाम का फंक्शन सिस्टम में बना हुआ है। वो तो एक्सेल पे करेंगे, वो तो लिखवा दिया आपको, एक लाइन ही लिखवा दिया। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसी पे। जो फंक्शन होते हैं वो आपके प्री डिफाइंड होते हैं, सिस्टम में पड़े हुए हैं। आपको इनको यूज करना होता है, और यूज करने के लिए उनका प्रॉपर पैरामीटर दिया होता है कि इस फंक्शन के अंदर आप क्या पैरामीटर पास करेंगे। अभी समझ में आया? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है ना? तो अगर मान लीजिए दो ही सेल का डेटा आपको ऐड करना है, और आप फंक्शन से करना चाहते हैं, तो दो सेल के डेटा में रेंज नहीं दिया जाता है। A1 कॉमा A2 लिख दिया। समझ में आया? क्लियर? और अगर ये मान लीजिए A1 से लेकर 100 तक लिखना है, तब तब आप यहाँ पे क्या करेंगे? कोलन साइन लगा के यहाँ पे क्या करेंगे? A100। अब समझ में आया? थोड़ा डिफरेंस को समझिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए ये फार्मूला है। अब फार्मूले में अगर हम लिखते रहेंगे A2
प्लस A3, ठीक है। और डॉट डॉट ऐसे अगर हम लिखते जाए A100 तक तो कितना टाइम लगेगा? समझ में आया? अब क्लियर हुआ? फार्मूला जो होता है वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, और जो फंक्शन होता है वो किसी ने बना के इसमें रखा हुआ है। जो सम आप लोग यूज कर रहे हैं वो सम ऑलरेडी बना है ना। सम में अगर हम सम की जगह पे कुछ और लिख देंगे तो नहीं करेगा? करेगा? अभी समझ में आया? और पैरामीटर क्या होते हैं? जो ये इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर जो ये लिख रहे हैं यही पैरामीटर्स है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 12, 25, 56, 88, 96, 75, 45, 69। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये वैल्यू लिखा है, कोई वैल्यू है, इसको बड़ा कर दीजिए। देखिए ये ऑप्शन, इतना आप ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका वर्ड वाला ही ऑप्शन है, बड़ा छोटा करना, ठीक है, कलर करना, ठीक है। अब ये डेटा लिखा है, इस डेटा को थोड़ा सा और ग्रो कर देते हैं तो इसका बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। आई थिंक अब सबको ग्रो हो रहा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें इसको सम करना है, इन दोनों को सम करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे A1 प्लस V1 लिखेंगे A2, सम हो गया। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का सम करना है तो या तो आप इसमें लिखते जाइए, ठीक है, या यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए इक्वल टू सम, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अब एक चीज यहाँ पे समझना ये जरूरी है, सम क्या कोई जादू है क्या कि अपने आप सम कर दे रहा है? तो इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग की गई है, और ये प्रोग्रामिंग ऐसे ही की गई है। ये तो है नहीं ना कि अपने से ही कर दे रहा है, तो सम फंक्शन बनाया है, तो जो फंक्शन ऑलरेडी इसमें बने हुए होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। जब बीच में छोड़ना होगा तो फिर वही A1 कामा, हाँ, नहीं इसके अंदर लिख सकते हैं ऐसे करके, जैसे हमने लिखा इक्वल टू सम, और मान लीजिए हमने इस सेल को ले लिया, कॉमा, इस सेल को लिया, कॉमा, फिर अगेन इस सेल को लिया, ऐसे भी पास कर सकते हैं वैल्यू। अलग अलग ही करिए, एक रेंज ही यूज कर पाएंगे ना एक बार में, या एक बार करके देख लीजिए A6 से A8 कर देते हैं, ये एक नया आपको कर लेगा। आप स्किप कर सकते हैं और रेंज में भी कर सकते हैं। चलिए, एक नया हो गया आपका कि अभी सम केवल क्या कर रहा था, टोटल सम कर दे रहा था, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, पैरामीटर्स क्लियर हो गए, फार्मूला और फंक्शन दोनों क्लियर है, कोई डाउट है ना? चलिए सर, ये इसको, इस टॉपिक को कर लेने दीजिए, अगर इसमें दिक्कत होगा तो कर लेंगे कुछ, अब कल एक्सेस बताएंगे, ठीक है। अब दूसरे सेल के अंदर डेटा लिखता है। अब यहाँ पे देखिए, ये दो सेल हमारे हो गए, दो सेल के अंदर हमारा डेटा है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू A1 प्लस A2, और एंटर कर दिया। और अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा क्या हो गया, फार्मूला, फार्मूला क्या हो गया, ड्रैग हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, A1 प्लस A2, और दूसरे सेल पे आ रहा है तो क्या ऐड हो रहा है, A2 प्लस A3, इसको ऐड किया है ना,
ठीक है। तो आप जब फार्मूला को हम लोग ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, एक सेल के रिस्पेक्ट में दूसरे सेल का एड्रेस आ जाता है। ठीक है, जैसे एक बार और कर देते हैं, इस सेल को ऐड किया, देन इस सेल को, और अब इसको ड्रैग करिए। ठीक है, अब क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जब किया तो क्या आ रहा है, A1 B1 आ रहा है, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, 2B2 आ रहा है। तो ये इसीलिए आ रहा है कि एक्सेल में क्या होता है कि सेल का एड्रेस होता है, जैसे ही आप दूसरे सेल पे आ गए वो क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग अगला सेल ले लिया। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब हम कुछ डेटा पे आ जाते हैं। एक्सेल में आपको मैक्सिमम जो ऑप्शन है, वो सभी ऑप्शन जो हम लोग को करने हैं, मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो हमारे डेटा टैब में ही है। एक्सेल में जो भी ऑप्शन हम बताएंगे वो मैक्सिमम ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे है, डेटा टैब के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेटा है। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब इस डेटा पे हमें क्या करना है, कुछ काम करना है, कुछ इस पे क्वेरीज अप्लाई करनी है। ठीक है ना? जैसे अभी डेटा ये पूरा है, मान लीजिए ये एम्प्लॉय की बेसिक सुविधा है। ठीक है, इस पे हमें यहाँ पे डीए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा डीए, और डीए जितना होगा बेसिक का, जितना परसेंट, सपोज यहाँ पे हमने किया इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल गया, डीए। अब एक कैलकुलेशन हो गया, ड्रैग कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। समझ में आया? भाई इसका हमने क्या किया, सिंपल जो D2 सेल है उस सेल को उठाया, उसका 40% लिया डिवाइडेड बाई 100। समझ में आया? ये फार्मूला हो गया। ये इसका देखिए कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब एंटर किया। इसी तरह से मान लीजिए HRA है या और जो अलाउंसेज है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमने एक HRA लिखा, और यहाँ पे इक्वल किया बेसिक का, सपोज 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और इसको भी हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। ठीक है, बोल्ड कर दिया, थोड़ी साइज इंक्रीज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। ठीक है, इतने पे रुकते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल। तो यहाँ पे हमने लिखा टोटल, और टोटल लिखने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तीनों सेल के वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए या तो हम इक्वल टू दिस सेल करें, या डायरेक्ट फंक्शन यूज करें। तो फंक्शन को थोड़ा और आसान बनाने के लिए यहाँ पे सिग्मा है, ये फंक्शन दिया हुआ, आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये सम निकाल देता है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, सम कर देता है। तो यहाँ पे भी हम क्लिक करके सम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं सम, और ये सेल आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए। अगर ऐसे सिलेक्शन करने में माउस से मान लीजिए दिक्कत हो रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं कि आप इस तरीके से सिलेक्ट मत करिए। आप पहले सेल का एड्रेस लिख दीजिए, D2 कोलन, अपने से लिखिए D2 से लेके कहां तक, F2। कभी कभी क्या होता है, ड्रैग करते हैं तो कभी ज्यादा सेलेक्ट होता है, कभी कम होता है। तो आप एग्जैक्ट स्टार्ट कहां पे हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है। तो D2 देन कोलन चाहे, देन F2। समझ में आया?
एंटर कर दीजिए। एक्सेल का तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक जगह अगर हमारा कैलकुलेशन आ गया हम ड्रैग कर देंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारी अगली वैल्यू आ जाएगी। आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या रहे, ये इसका ये बड़ा होगा ना डेटा, डेटा बड़ा होगा इसलिए आ रहा है। ये हटा दे रहे हैं ना, यहाँ बड़ा अमाउंट हो गया, ठीक है। जब डेटा बड़ा होता है तो कॉलम का वेट छोटा होता है तो दिखेगा नहीं ना, ठीक है। अब ये लिख लिया, यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ फंक्शंस हैं उसको हमें करना है। जैसे इसमें हमें देखना है कि सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या है, ठीक है। हमें क्या देखना है, सबसे मैक्सिमम सैलरी। तो कुछ एक्सेल के फंक्शन है जो हम लोगों को करना है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक हमें फंक्शन करना है मैक्स मीन, ठीक है। मैक्स करना है, मीन करना है, एवरेज, ठीक है। एवरेज, काउंट, काउंट फंक्शन है एक, ठीक है। एक काउंटा फंक्शन है, एक काउंट ब्लैंक है, ठीक है। मैक्स मीन एवरेज काउंट काउंटा काउंट ब्लैंक, ठीक है। नहीं ये तो जनरल लिख रहे हैं, फंक्शन आप स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में, एक्सेल में केस सेंसिटिव नहीं चलता है, ठीक है। काउंट ब्लैंक हो गया, क्लियर। फिर एक हमें करना है वी लुकअप, वी लुकअप सुना है किसी ने वी लुकअप? वी लुकअप फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एच लुकअप, इफ फंक्शन, ठीक है। इफ फंक्शन, कॉन्कैटनेट, कॉन्कैटनेट अपर लोअर और प्रॉपर, ठीक है, ठीक है। इतने में ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैक्सिमम यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को करना है, ठीक है। और भी इसके अलावा भी और फंक्शन देखेंगे, बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए आपको इस सैलरी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू मैक्स, ठीक है। इक्वल टू मैक्स, और ये पूरा रेंज दे दीजिए। मैक्स क्या है, एक स्टैटिकल फंक्शन है, तो उसके अंदर जब भी हम देंगे तो एक सीरीज ऑफ डेटा देंगे तभी, क्योंकि अगर मैक्सिमम, वैसे भी आप सोचिए अगर आप मैक्सिमम निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, एक से ज्यादा वैल्यू होंगे तभी तो मैक्सिमम बताएगा, एक वैल्यू तो मैक्सिमम नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम अपना रेंज दे दिए। अब रेंज देखिए कहाँ से दिया, J2 से स्टार्ट किया और कहाँ पे खत्म कर दिया, G20 तक, ब्रेकेट बंद। तो इसमें सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न होके आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न होके आपको मिल गई। यहाँ पे लिख दीजिए मैक्स, समझ में आया,
मैक्सिमम समझ में आ गया। आपको फंक्शन लिखना है, रेंज दे देना है, उस रेंज से मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो दे देगा। ये देखिए यहाँ लिखा है स्टार्ट कहाँ से होगा, खत्म कहाँ पे होगा, जो रेंज देंगे वो उसी रेंज का दिखा देगा। ठीक है, हाँ इक्वल पे लगाया है। हाँ हाँ लिखिए, लिखना ज्यादा अच्छा है, माउस से सेलेक्ट करने में मिस्टेक हो जाता है, तो आप लिख दीजिए। हाँ मैथ से पहले, फंक्शन लिखने से पहले कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उससे पहले इक्वल साइन जरूर लगाएंगे, अगर इक्वल नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब दिखा भी देते हैं कि इक्वल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। हाँ नहीं, मैथ्स मीन है, मीन मिनिमम। ये देखिए यहाँ पे हमने इक्वल हटा दिया, तो अब देखिए क्या आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि वो समझ गया कि ये इस सेल का वैल्यू है। वैल्यू मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे 960 लिखा है, वैसे ही समझ रहा है कि J3 के अंदर मैथ्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपको मिनिमम लेना है तो इक्वल टू यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे मैथ्स की जगह पे क्या लिख देंगे, तो मिनिमम आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक्स वर्ड के अंदर एक और इम्पोर्टेंट था कि जब आप कोई टेक्स्ट स्मॉल या कैप्स में लिख देते थे तो वहां पे चेंजेस कर लेते थे, नहीं करते थे चेंज केस से। तो भाई वर्ड में कैपिटल लेटर में लिख दिया, स्मॉल में करना था तो चेंज कर लेते थे ना, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कहीं दिख रहा है आपको इस तरह का ऑप्शन, जैसे ये नाम कैपिटल में लिखा गया है, हम चाह रहे हैं कि ये नाम का पहला लेटर ही कैपिटल में हो, बाकी स्मॉल में हो। यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ये तीन फंक्शन है। अगर कैपिटल में लिखना है तो आपको, स्मॉल में लिखना है तो लोअर, और पहला लेटर कैपिटल में करना है हर एक वर्ड वाला तो प्रॉपर। तीन फंक्शन है ये, समझ में आया। तो एक्सेल के अंदर कैसे लिखेंगे कि सपोज ये हमारा है, दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू अपर, तो जब हम यहाँ अपर लिखेंगे तो इसके अंदर तो वही डेटा देंगे ना जो लोअर में होगा। बात समझ में आ रही है। तो लोअर में जो डेटा है आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस डेटा को लिखिए, जैसे सपोज हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल में कोई वर्ड लिख दिया। अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये वर्ड किस में दिखाएगा, स्मॉल में। नहीं समझ में आया। अरे एक वर्ड कैपिटल में लिख दिया, ठीक है, तो ये हमें किस में दिखाएगा, किस में दिखाएगा, अभी तो कैपिटल में दिखाएगा ना, क्योंकि अपर यूज किया है यहाँ। टेक्स्ट क्या है, अपर। यहाँ पे हमें इसको किसमें लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप डायरेक्ट भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं, जरूरी है। क्योंकि जब कोई टेक्स्ट डेटा देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब सेल एड्रेस देंगे तब इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीज देखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो अपर अगर हम यहाँ पे देखें तो कैसे आएगा, अभी तो कुछ नहीं, कोई चेंजेस भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी अपर यूज कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल में। और अब ये लेटर किसमें आ जाएगा, कैपिटल में। ठीक है, ये समझ में आया। आप कोई भी डेटा अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लोअर लिखेंगे और अपर फंक्शन यूज करेंगे तो वो कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर में। ठीक है,
और अब ये डेटा हमारा किसमें लिखा हुआ है, कैपिटल में, तो अब इसको हम किसमें करेंगे, लोअर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू लोअर, अपर वाला बता दिया है ना, लोअर, लोअर, और यहाँ पे इस सेल का क्या करें, एड्रेस डेटा, एड्रेस दे दिया। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक सेल एड्रेस है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू और एड्रेस में डिफरेंस होता है, वैल्यू फिक्स होता है, एड्रेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल में नाम हो गया। अब आप क्या करिए, इस नाम को यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग बाकी नाम भी हमारे स्मॉल में आ जाए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है अभी, जहां पे हमें स्मॉल में करना था वो तो कैपिटल में ही है, नहीं, केंद्र तो यहाँ करना है ना। हाँ, इसको वहां पे ले जाके पेस्ट करेंगे, और पेस्ट कैसे करेंगे, वैल्यू, पेस्ट वैल्यू करेंगे। जैसे इसको कॉपी किया और यहाँ पे गए, देखिए पेस्ट करेंगे तो अभी गलत, अरे उसी सेल पे कैसे रेफरेंस लेगा, नहीं लेगा ना, ठीक है ना। तो वापस हम यहाँ पे आ गए, और इसको अगेन हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये तो एक ही किया। कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके हो गया सभी। अब एक काम और करते हैं, अब इसको प्रॉपर में करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर में भी यहाँ पे कर सकते हैं, इक्वल टू प्रॉपर, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल का एड्रेस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया, क्लियर है। और इस नाम को अब क्या करेंगे, फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, पेस्ट वेल, हो गया ना, समझ में आ गया। और इसी तरीके से एक और बच गया था हमारा क्या, अपर, तो इक्वल टू